टेस्ट वाला क्वेश्चन घर जाके हो गया था? अच्छा, टेस्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है आपके पास? चलें वो मैं क्लास के एंड तक देख लेता हूँ जी। वो टर्म टेस्ट की सॉल्यूशन है बेसिकली। टेस्ट वाला क्वेश्चन जो है उसी की बात कर रहे हैं ना, वो टर्म टेस्ट। अच्छा, टर्म टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन है? उसका सॉल्यूशन नहीं मिला आप लोगों को? मिल गया है, फोटोकॉपियर पे अवेलेबल होते हैं बेटा। जो टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं है, चलें मैं वो भी इंश्योर आज का दिन दे दें मुझे। आज की क्लास के बाद मैं ये दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। अभी ये तो टेस्ट तो अभी रखवाता हूँ ना, ये इस टेस्ट का सॉल्यूशन तो चिन्होट वाला सवाल तो अभी रखवाता हूँ। ये तो मैंने खुद बना के साथ भेजा था, अभी कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, एसेट अकाउंट हमने कॉस्ट पे रखा, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अलग रखी, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से काम किया, डिस्पोजल आया, स्ट्रेट लाइन मेथड से पढ़ते रहे, फिर हमने एक्सचेंज के थ्रू डिस्पोजल किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों मेथड से करते आ रहे थे। फिर एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना सीखा, फिर हम रिवर्स वर्किंग की तरफ चले गए, बड़ा मुश्किल सिनेरियो था वो रिवर्स वर्किंग। फिर हमने कॉस्ट डिटर्मिनेशन को देखा। अब काफ़ी बोर हो रहे हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर हों डिस्कस। पढ़े हुए को टेस्ट मुख्तलिफ तरीके से हो जाता है ना, कभी कभी चीज़ें पढ़ी हुई थी। ये रिवर्स वर्किंग एमजे एंटरप्राइजेज वाला सवाल था, वो सॉरी क्या नाम था उसका, असफार एंड कंपनी वाला सवाल जो था, पढ़ी हुई चीज़ें थी, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दो चीज़ें हैं जहन मेरे के अंदर कि वो भी इस तरह से टेस्ट हो सकती हैं, तो वो फिर या किसी टेस्ट में या रिवीजन क्लास में एंड पे जाकर हम इसको देख लेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप पहली बार चूँकि आपका और मेरा टकराव हुआ है, तो ये बात जहन में रखिएगा, अगर रिवीजन क्लास एंड पे कहा जाए तो वो नॉर्मल क्लासेस का पार्ट हुआ करती है, वो गैप एनालिसिस क्लास होती है। कभी ये मत समझना कि रिवीजन क्लास के अंदर आपको सिर्फ वही जो काम किया है वैसे हर टॉपिक में से एक एक सवाल मिल रहा होगा। रुक जाएं भाई, तोड़ क्यों जाते हैं? मैंने आपको क्या कहा है? ले देखो, टेस्ट का सलूशन रखवाया था। अच्छा, ये सलूशन है, इसका प्रिंट ले लें, ठीक है। और ये प्रिंट जाते हुए ले जाएंगे, फोटोकॉपी पर रखवा दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने सवाल डिस्कस भी कर लिया वो। अच्छा जी, सुने 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 सुने, चिन्होट वाला सवाल सॉल्यूशन लेके जाइएगा, अभी मैं रखवा रहा हूँ, ये लाजमी लेके जाइएगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं क्लास में खड़े होकर दूसरा टर्म टेस्ट भी वो भी पढ़ा ही था, लेकिन उसको एक नज़र देख लेता हूँ, मैं क्लास से फ्री होके वो भी रखवा देता हूँ। इंश्योर कीजिएगा अब तक जितना हमने पढ़ रखा है, इंश्योर कीजिएगा अब तक जितना हमने पढ़ रखा है वो सारे का सारा आपको आता है, उसमें ज़र्रा बराबर भी कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। बाकी जो थोड़े बहुत एरियाज़ हैं, जो गैप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे कवर। मैं टेस्ट में कवर करूं या रिवीजन क्लास के अंदर करूं, कवर हम कर लेंगे, ठीक है। चीज़ें हमने सारी, बल्कि शायद उससे कुछ ज़्यादा पढ़ ली हैं। आपने आईकेप की रिसेंट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन छोड़ा था हमने नहीं डिस्कस किया था, मैंने कहा था ना चेंज किया है। अब आप रिसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर ओपन करेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा वो बिल्कुल करने वाला सवाल ही आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सिर्फ कॉस्ट डिटर्मिनेशन का एक पॉइंट था जो मैंने बीच में से गायब कर दिया था, अब आप उसको भी कर सकते हैं, दो तीन चीज़ें उसने ऐड की हुई थी, तो वो सवाल इंशाल्लाह मैं अभी ये भी रखवा दूंगा फोटोकॉपी के पास, एक पूरी अटेम्प्ट जो है उसका क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी आईकेप वाला। वालेकुम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर कहते हैं गलती, रेक्टिफिकेशन उसकी इस्लाह, ठीक है। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिर्फ फिक्स एसेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यूँ ना समझिएगा कि नया टॉपिक रेक्टिफिकेशन वाला स्टार्ट हो गया, वो है, लेकिन उसका एक मेजर पोर्शन जिसको मुश्किल वाला पोर्शन कहते हैं वो फिक्स एसेट के रिलेटेड है, वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। फुल फ्लैज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक में जाकर जो फिक्स एसेट से रिलेटेड हमने एरर्स और उसकी रेक्टिफिकेशंस की बात करनी थी वो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ हमने बिल्कुल सही सही ताज़ा ताज़ा पढ़ी हुई है, हमें हर चीज़ का पता है। इसको वैसे ही पुराना करके वहाँ तक ले जाएं तो शायद इतने ताज़ा ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना रहें। तो रेक्टिफिकेशन
ऑफ एरर्स इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। रेक्टिफिकेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। फिक्स एसेट वाली रेक्टिफिकेशन तो बिल्कुल ही आसान है। कुछ मुश्किल अभी तक भाई अकाउंटिंग में कुछ मुश्किल था नहीं, है ही नहीं। अकाउंटिंग इज वेरी इजी सब्जेक्ट। सबसे आसान सब्जेक्ट सीए का है ही अकाउंटिंग, देख लीजिएगा। ओके, आप मुझे डिस्पोजल की एंट्री बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। डिस्पोजल की क्या एंट्री सीखी हुई है हमने? बोलें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट्स। चलो एसेट, फिक्स्ड एसेट की ही बात चल रही थी। फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट और बैलेंसिंग फिगर चलो लॉस वाली साइड पे रखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाया करती थी डेबिट। ठीक है जी। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट है, आपको आता है। ठीक है, जिसको हम कहा करते हैं ओरिजिनल। ये क्या है? ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी। मैं इस कॉलम में आपके सामने ओरिजिनल एंट्रीज करूंगा। ओरिजिनल एंट्रीज का मतलब होता है, अगर उर्दू तर्जुमा करें तो ये होना चाहिए। ठीक है जी। यही है ना, आप आज तक डिस्पोजल की यही एंट्री करते आए हैं ना, तो ये होना चाहिए। ठीक है जी। बताएं जी, डिस्पोजल की एंट्री यही होनी चाहिए ना। चलिए ओके, अब क्या पॉसिबल गलतियां हो सकती हैं वो मैं आपके साथ, ये मैं हेडिंग आपने लिख ली होगी, मैं मिटा दूंगा। पॉसिबल गलतियां क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में अकाउंटेंट से क्या क्या गलतियां सरजद हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे देखें, आज में पहला दिन है, 2-4 मिसालें दे के समझा रहा हूं। ठीक है, पहला दिन है, 2-4 मिसालें दे के समझा रहा हूं। आपस की बात है, हैंड आउट तो आपका मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया। चलें, मिसालें तो सुनते रहें, फिर मिसालें भी लगा लेंगे। हैंड आउट भाई साहब आप मेहरबानी करो, मेरा लैपटॉप उनको लेके फिर आ जाएं। कोई बंदा बाहर मिले उसको कह के आ जाओ। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ज़ाया नहीं करना, कोई भी मैनेजमेंट का बंदा। ओके सुने, मिसाल दे रहा हूं, आज के बाद नहीं समझना इसको, यानी कि ज़हन में नहीं लाना, उसको उसूल बताऊंगा। ओरिजिनल है आपका कॉन्सेप्ट, ये ना हो आपको पता तो प्रॉब्लम। रॉन्ग में ये नहीं सोचना उसने ये गलती क्यों कर ली होगी, कैसे कर ली होगी, क्या हुआ था, बावला हो गया था, पागल था, फलां था। नहीं, चलो आज मैं एक आधी मिसाल से पहली बार है बात समझा रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए जिंदगी का उसूल क्या है, रेक्टिफिकेशन करनी हो, कोई एरर हो गया हो, ओरिजिनल एंट्री का आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए। और रॉन्ग अंग्रेजी समझनी चाहिए, बस क्या हुआ है बस वो लिखो। हमारा काम क्या रॉन्ग एंट्रीज करना होता है? नहीं, हमारा काम होता है गलतियों को सही करना। तो हमें सही का पता हो, गलत उसने जो किया है वो लिख लिया करेंगे, सही एंट्री करना 1 मिनट का काम होगा। ठीक है, बहरहाल फिलहाल पहली दफा है तो जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ इस तरह से कि अकाउंटेंट है, घर चला गया था, 1 हफ्ता छुट्टी करने के बाद आया। एक अकाउंटेंट है, काली टोपी पहन के बैठा होगा। ठीक है, अब कल को इस अकाउंटेंट के सामने डिस्पोजल की बात आई। अब जिस हफ्ते में यह अकाउंटेंट घर को गया हुआ था बगैर पूछे बताए और वापस आके भी बैठ गया होगा क्लास में कि उस्ताद को कौन सा पता लगेगा, उस अकाउंटेंट के सामने जब डिस्पोजल प्रैक्टिकली आया होगा, अब वो तो था ऐसे बस ऐसे ही अकाउंटेंट। ठीक है, उसके सामने डिस्पोजल आ गया, उसको क्या बताया एडमिन वाले ने, ऐसे ये पकड़ो पैसे। एडमिन वाला साफ गया होगा, जाके उसने एसेट भेज दिया होगा डिस्पोजल, ये पकड़ो पैसे। क्या हुआ?
उस अकाउंटेंट ने पूछा होगा क्या हुआ, हमने कहा डिस्पोजल हुआ। हमने कहा अच्छा। अब वो अकाउंटेंट है हमारा, उस अकाउंटेंट ने जब एसेट आया था तो कोशिश करके, वो बेसिक वाली क्लासें कुछ पढ़ी हुई थी, छुट्टियों पे भी नहीं गया था जब, तो उसे ये पता था कि जब एसेट बिजनेस में बढ़ता है, एसेट आता है तो एसेट डेबिट। तो उसने कहा था जब एसेट आया था तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ था, आज एसेट गया है तो कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक है, ये गलती कह रहा हूं मैं, ये गलतियां हैं। क्या है, मैं रॉन्ग एंट्रीज की बात कर रहा हूं। रॉन्ग एंट्रीज, अकाउंटेंट क्या क्या गलतियां कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी आपको बताई कि अकाउंटेंट ने क्या किया जी, मैं ये अंग्रेजी सवाल में लिखी होगी इस तरह से, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना एग्जांपल बना के, अकाउंट इस सवाल के अंदर ये लिखी हुई है जिसमें, ठीक है। वो कहता है जी सेल प्रोसीड्स, जिसको कैश रिसीव्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना, सेल प्रोसीड्स या कह लो कैश रिसीव्ड, एक ही बात है, ठीक है। इज वरॉन्गली, क्या लिखा हुआ है जी, वरॉन्गली। बताओ। हाँ, कैश तो डेबिट हुआ ना, लेकिन वो कैश तो डेबिट होना ही है, वरॉन्गली क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड, ये सवाल लिख के बताएगा, टू एसेट अकाउंट। ये है एक गलती, ये मैं गलत एंट्री अब लिखने लगा हूं, हमारे अकाउंटेंट की गलत एंट्री, अकाउंटेंट की गलत एंट्री। यार इनको एक हैंडआउट भी इनके लिए छपवाना है, मुंडा कहेगा इंटर वाले ने छुट्टी कर ली है, सारे जान दे काम में ही कर रहे। देखे रॉन्ग एंट्री, तब तक मैं आपके लिए लेक्चर नोट्स निकाल लूँ। ये हैं लेक्चर नोट्स, अल्लाह करे अब इसमें हो गए, कह रहा है अल्लाह करे ना ही हो कुछ। आज लेक्चर नंबर कौन सा है, बस इतना बता दें मुझे। नहीं, ओवरऑल तो ठीक है। आई इस चीज़ का फिक्स एसेट डेफिनेशन का कोई बच्चा बता दे, कोई बता सकता है? अच्छा यार, उसका भी हल है। यहाँ पर ना लेक्चर नंबर लिखते ही नहीं, ठीक है, लेक्चर नंबर, लेक्चर नोट्स। श्योर, आज 17वां है, गड़बड़ हो जानी है, 19वां है, देख लो। ओके, इसका हल है ये लेक्चर नोट्स की हेडिंग दो, बाद में भी मैं बना ही रहा हूँ तो वो फाइनल हो ही जाएगा। ये वाली सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, 18 ना करना, 18 को एंटर कर दो, ठीक है। सिर्फ पता नहीं क्या होगा, ठीक है, ठीक हो गया, सिर्फ ये वाली इसके साथ ही रिकॉर्ड। हाँ नहीं, ये लेके आना है क्लास में, ये अभी ला के देना है। 10-1 मिनट में अगर आ जाए तो मैं ये डिस्कशन ख़त्म कर चुका हूँ, मुझे फिर वो सवाल करवाना होगा। ओके जी, रॉन्ग एंट्री तो कर लें अब, भाई साहब वाली एंट्री, छुट्टियों वाले जो हैं भाई साहब, देखो उसने क्या कहा, कैश डेबिट और एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट भी उसने लिखा, इतनी मेहरबानी कर दी उसने, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट जी। क्या कोई गलती है आपको? कोई गलती तो है ही कोई नहीं, क्या कोई गलती है? कभी सेल प्रोसीड से भी एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ था? खुदा का खौफ करो, एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे है तो वो क्रेडिट उसकी कॉस्ट से होता था डिस्पोजल की, और अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है तो वो उस एसेट की बुक वैल्यू से क्रेडिट होता था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि सेल प्रोसीड्स से एसेट अकाउंट क्रेडिट हो, तो ये बिल्कुल गलती है, ठीक है। तो ये गलती है, एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है उसने विद कॉस्ट। अब यहीं पे आज एक असूल बना लें आइंदा की जिंदगी के लिए। सवाल ने क्या बताया, सेल प्रोसीड यानी कैश रिसीव्ड इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। तो मैंने वो तो गलती लिख ली, रॉन्गली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, दूसरे एंड के बारे में तो सवाल चुप था, तो मैंने फिर सही क्यों लिखा? मैं ये भी तो अज्यूम कर सकता था कि कैश है ही नहीं, उसने एंट्री की ही नहीं। सवाल की अंग्रेजी पढ़ो तो ऐसे ही लग रहा है, सेल प्रोसीड
वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू, यहां पर पूरी बात तो लिखी नहीं हुई, असूली तौर पे पूरी बात लिखता तो क्या लिखता, कैश रिसीव वॉज डेबिटेड टू कैश एंड क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट, या लिखता कैश रिसीव्ड इज करेक्टली डेबिटेड टू कैश एंड रॉन्गली क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट, फिर तो बात बनती थी ये एंट्री की। तो कैसे सिर्फ रॉन्गली क्रेडिटेड टू एसेट लिखा होता तो मैंने कैश को सही डेबिट कर दिया, बोले आपको क्या पता, पहली बार ये बात सामने आई है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बनाने लगा हूं आप कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रखना रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में रॉन्ग एंट्री में जिससे लिखवाता हूं बाद में लिख लेना, अभी सुनो पहले गौर से, बात सुन तो लिया करो, पहले लिखने की तरफ दौड़ते हो। रॉन्ग रेक्टिफिकेशन का टॉपिक हो, रॉन्ग एंट्री की बात करो, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में सवाल चुप हो, भाई उसने किसके बारे में बताया था, फिक्स एसेट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, बोल रहा है कैश इज डेबिटेड, बोला उसने। अब उसूल रेक्टिफिकेशन का उसूल ये हमेशा रहेगा, ये नहीं कि कभी खत्म होगा। वो अलग बात है कि सवाल कह देता रॉन्गली क्रेडिटेड टू कैश, रॉन्गली क्रेडिटेड टू एसेट, तो फिर तो दोनों एंड खुद बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उसूल की ऐसे ही रहेगा कि जब रॉन्ग एंट्री में किसी एंड के बारे में बता दे और जिसके बारे में चुप हो, तो जिसके बारे में चुप हो हमेशा क्या अज्यूम करना है, वो बिल्कुल सही हुआ है। इज इट क्लियर? ये उसूल है, ये उसूल है, बदलूंगा नहीं मैं। ये ना कहना कि आज गोली करा रहा है, जान छुड़ा रहा है, आइंदा उसूल है, ये कभी बदलूंगा नहीं, ठीक है। आप बड़े होंगे, ये उसूल नहीं बदलेगा। सवालों के लिए रॉन्ग एंट्री में अगर सवाल जिस एंड के बारे में खामोश हो तो हमने उसूल क्या करना है, वो बिल्कुल सही हुआ है, सिर्फ रॉन्ग को लिखा, ठीक है। तो आज का पहला उसूल रेक्टिफिकेशन में जो आपने लिया वो उसूल उर्दू में लिखें, याद है? हाँ, ये लेक्चर नोट्स, बात सुने, ये सबके लिए हो रहे हैं कॉपी, ये सारी क्लास के लिए कॉपी करके अभी ला देंगे, अभी ला के देंगे। ऊपर लेक्चर नोट्स लिखा हुआ है ना, हाँ बस ठीक है, नाम बताएंगे, नंबर जी, उसूल लिखे, नंबर पहला उसूल आज का इस टॉपिक का पहला उसूल रेक्टिफिकेशन में। अब ये उसूल चलेगा अगली रेक्टिफिकेशन में भी, फिलहाल मैं तो सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन करवा रहा हूँ ना, बाकी ये चैप्टर एज अ होल भी आएगा, 3-4 दिन का रह जाएगा, जब ये मैं अलग करवा दूंगा तो 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, ये उसूल सारी रेक्टिफिकेशन के लिए वहां पे भी लगेगा, ठीक है। तो लिखे रेक्टिफिकेशन का उसूल है, ये रेक्टिफिकेशन का उसूल है। क्या रेक्टिफिकेशन के सवालों में रॉन्ग एंट्री में, रेक्टिफिकेशन के सवालों में रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में खामोश हो, रेक्टिफिकेशन के सवालों में रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में सवाल खामोश होगा, जिस एंड के बारे में सवाल, अब एंड ये परेशान ना हो जाए, नहीं कि जर्नल एंट्री का एक हिस्सा बताएगा दूसरा नहीं बताएगा, उसकी बात कर रहा हूं। जिस एंड के बारे में सवाल खामोश होगा उसे हम सही अज्यूम करेंगे, उसे हम करेक्ट सही अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये है जनरल रूल, ओके, लिख लिया सबने, जनरल रूल है बेटा, ठीक है। अब अगली बात सुनो, ये इससे हट के एक बात कर रहा हूं, वैसे ना कैश की गलती अकाउंटेंट नॉर्मली करता नहीं है, ठीक है। कैश की तो वही तो बेसिक में सीख के चला गया था घर छुट्टियों पे, ये इसको पता है, कैश आया तो कैश डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट, और कैश का हिसाब तो इससे लिया जाना है, तो ये कैश तो बिल्कुल सही डेबिट करता है जब आता है, सही क्रेडिट करता है जब जाता है, दूसरा एंड कभी कभी गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो कैश की गलती नॉर्मली अकाउंटेंट करता ही नहीं है। आपको शायद ही कभी ऐसा नजर आए कि वो खुद से कह रहा होगा कैश गलती से उन्हें किसी और तरफ, यानी कि आया कैश और कर दिया क्रेडिट, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। कैश की गलती जब तक कहे ना अज्यूम नहीं करनी। बहरहाल ये तो एक जनरल बात की, रूल ही क्या है आपके लिए, रेक्टिफिकेशन का रूल ही क्या है, रॉन्ग एंट्री में सवाल की अंग्रेजी पढ़ के एज इट इज लिखना होता है हमें। अब सवाल में रॉन्ग एंट्री के बारे में नॉर्मली इस तरह से बताता है, गलती बता देगा। अब रॉन्गली, एसेट इज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय कैश, तो हमने कैश को क्रेडिट तो कर दिया यहां पर, अब डेबिट क्या हुआ है, क्या अज्यूम करें, कुछ भी नहीं हुआ कि अपनी मर्जी से क्रेडिट कर दें हम, भाई नहीं,
जिसके बारे में चुप है, उसके लिए assumption क्या है? कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट हो गया। ठीक है। हाँ, क्रेडिट नहीं करना था एसेट अकाउंट को, वो तो जर्नल एंट्री थी। एसेट अकाउंट को तो क्रेडिट करना था एसेट की कॉस्ट से, एक्यूमुलेशन को डेबिट करना था, एंड सो ऑन। सही है ना? ठीक है। तो दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, कॉपी सबके लिए आ गई। अभी बैठो, जाना नहीं और देना भी नहीं इनको भी कुछ। ओके, एक और गलती भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? वैसे ये आज सिर्फ बता रहा हूं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन आइंदा आपने सोचा करना। आपको रूल क्या बताया है, और ये है कॉन्सेप्ट, ये आपको होना चाहिए, इस पे माफी नहीं है। ठीक है। बाकी उसने क्या किया, उसने जो भी चांद चाड़ा है बस ठीक है, उसको लिखें और सही कर दें। ठीक है। अब सुने, एडमिन आया, एक तो एडमिन आएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद आज। ठीक है। एडमिन आया और आके पैसे पकड़ाए। अकाउंटेंट ने पूछा ठीक है, मैंने कहा पैसे हैं। अच्छा, मैंने कहा कैश तो डेबिट। कहाँ से आए? एसेट सेल हुआ है। अच्छा, सेल हुआ है। अब ये वो है जिसने शुरू में बस पढ़ा था ध्यान से पहले 2-4 दिन, और उसे ये याद था कि सेल तो इनकम होती है, कोई चीज़ बिके तो उसको क्या कहते हैं? सेल। तो कहने लगा लो जी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। क्या कर दी गलती? कैश डेबिट, एसेट बिका है ना, एसेट बिका है। आप कहोगे ये गलती कैसे कर दी? भाई मैंने कहा ये सोचने की आपको इजाज़त नहीं है, बस नहीं आया था ना वो पढ़ने, छुट्टियों पे था, नहीं वो 2 महीने वाला अकाउंटेंट होगा। तो ये आपको कैसे पता लगा करेगा? ये जुमले मैं सवालों में आपको दिखाऊंगा, सवाल के अंदर ये जुमला लिखा हुआ करेगा रॉन्ग एंट्री के बारे में। ऐसे ही जुमले लिखे होंगे, 3-4-5 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं बस इस कॉन्सेप्ट जी। सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड, बात एक ही है। कैश रिसीव्ड, इज, वॉज, वर, इस तरह बाद में गलती लिखी होती है। ठीक है। कैश रिसीव्ड या सेल प्रोसीड्स इज wrongly credited। चलो एसेट वाले का तो फिर शर्म से मुंह ही छुपाएगा थोड़ा सा, लेकिन इस अकाउंटेंट को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या कह रहा है जी? सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव इज wrongly credited टू सेल्स। सेल्स को रेवेन्यू भी कहते हैं ना, ये लिख देता हूं ऐसे ही कभी काम आ जाए। सेल्स अकाउंट, लो जी ऐसी गलती है, की कर सकते हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे अकाउंटेंट्स को जो छुट्टियों पे चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ठीक है। वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। रॉन्ग एंट्री पास करो, रॉन्ग एंट्री पास। कैश डेबिट क्यों कर दिया आप लोगों ने? कैश डेबिट क्यों कर दिया? नहीं, सवाल चुप है डेबिट के बारे में। सवाल ने सिर्फ क्या बताया? रॉन्गली क्रेडिट कहां हो गया है? सेल्स में। सवाल ने ये नहीं बताया कैश डेबिट कहां हुआ है। तो फिर सही डेबिट हुआ। फिर सवाल तो नहीं कह रहा कि रॉन्गली, सवाल ने नहीं कहा कैश इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, कैश इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू फलां अकाउंट, या कैश हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। जब कोई बात नहीं बता रहा तो हमें भी ऐसी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गलती बताई उसने, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल, तो फिर कैश के बारे में, कैश के बारे में चुप है। ये खैर है, आप ये बात ना सोचा करें कैश की गलती नॉर्मली अकाउंटेंट नहीं करता। जनरल रूल ही जब याद कर लिया तो हमेशा के लिए एक रूल ये तो कैश की एडजस्टमेंट पे अप्लाई हो गया, बाकियों पे तो नहीं होगा ये वाला कि जी अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। मैंने कहा जनरल रूल ही याद कर लो। क्या? रॉन्ग एंट्री में जिस एंड के बारे में सवाल खामोश है वो हमेशा सही अज्यूम कर लेना है। तो कैश डेबिट और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे अकाउंटेंट। पता नहीं कोई बंदा सोच रहा होगा सारी बातें मुझ पे कर रहे हैं सर, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ओके, कोई नहीं सोच रहा, सोच होती तो छुट्टी करता। हाँ चलो, जितनी को टेढ़ी हुई आगे सीधी कर दो, बल्कि ये भी लगी रहनी चाहिए थी यार। अभी एक और केस देख लेते हैं जी। 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके सामने अब आ चुकी हैं गलतियों की, रॉन्ग एंट्रीज। नोट करना है तो जल्दी से करें। ये चले थोड़ा सा और लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा ही नोट करते हैं एक ही बार जी। अच्छा जी, अब आपको पता तो लग गया होना है कि अब दूसरी चीज़ मैंने क्या लिखनी है। बताओ फिर, अंदाजा लगा लो, तुक्का लगा लो। हैं? एक्सचेंज डिस्पोजल की बात कर ली,
एक्सचेंज भी तो हो सकती है, अकाउंटेंट उसमें भी तो गलतियां करेगा, ठीक है। तो मुझे पहले तो एक्सचेंज की असली वाली एंट्री बताओ। देखा, रेक्टिफिकेशन पढ़ने के लिए पहले ओरिजिनल एंट्री का पता होना जरूरी है, इसीलिए मैं रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को एंड तक लेके जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि असल बात पता होगी तो गलती को सही करेंगे ना कि उसने गलती कर दी है। अब और टॉपिक्स अभी कुछ रहते हैं तो रेक्टिफिकेशन इसलिए एंड पे, लेकिन इससे रिलेटेड रेक्टिफिकेशन यहीं पे कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी यहाँ पे समझ आ जाती है, ठीक है। तो एक्सचेंज की असल ट्रांजैक्शन बता दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, न्यू की कॉस्ट से, और एसेट अकाउंट क्रेडिट होल्ड की कॉस्ट से, कैश नॉर्मली क्रेडिट, और इधर ही नॉर्मली लॉस नहीं होता, बहरहाल मैंने एक चीज पक्की करवा ली बस ऐसे ही, डेबिट 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 क्रेडिट क्रेडिट। दिस इज ओरिजिनल एंट्री, दिस इज ओरिजिनल एंट्री। तुमने होमवर्क किया होगा? कितने दिनों बाद तुम आए हो? जौन सा वाला भी है, आज तक कितने होमवर्क नहीं किए हुए? लास्ट होमवर्क, लेटेस्ट होमवर्क किया हो? खड़े हो जाओ दीवार के साथ, चलो। कितने दिनों बाद आए हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फिर मुंह उठा के आ जाते हैं क्लास में बगैर होमवर्क किए, मुंह तो रख के आया करो। चलो चलो चलो, आजाज तुम भी अब पीछे चले जाओ, बहुत होगी, छुट्टी का बताया नहीं था। चलो इतनी देर से मैं, चलो चलो चांद, शाबाश शाबाश। बताए बगैर तुम घर चले गए थे, घर वाले माँ बाप जेन में थे, तो जो उस्ताद बाप जैसा उस्ताद ही होता है, रूहानी बाप होता है, उससे किसने पूछ के जाना था कि छुट्टी पे जा रहा हूँ, कितना नुकसान होगा, कोई हल बताता उसका, कोई बहुत मजबूरी थी। तो अब जब तक मेरा ये गुस्सा नहीं उतरेगा तुम अगला अरसा खड़े हो गए, हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, ओके। अच्छा जी सुने, अब गलती क्या हो सकती है? ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, हफ्ता वैसी छुट्टी कर लेते हैं, घर भी नहीं जाते, ठीक है। 2-3-4 दिन देगा, रोज सजा देता है छुट्टी करो, होमवर्क के लिए 2 दिन खड़ा रहा, तीसरे दिन आया ही नहीं, जिस दिन आया फिर सजा मिल जाएगी। बचत नहीं है, ठीक है, या पढ़ोगे या छोड़ दोगे। अभी आज होमवर्क भी चेक होना है, टीए साहब बैठे हुए हैं FAR 1 वाले, आज सख्त टीए हैं बड़े, देखा नहीं सीरियस बैठे हैं कितने। ओके नाउ बस बस, एडमिन आया, एडमिन फिर आ गया। एडमिन ने आगे कहा अकाउंटेंट को, यार वो जो है ना कैश तो देना जरा। अकाउंटेंट ने कहा वजह? हमने कहा वजह नाफरमानी। मैंने कहा चल यार मजाक छोड़, बता क्या किस लिए चाहिए। मैंने कहा यार वो तुम्हें नहीं पता, वो मैं वो पुराना एसेट बेचा था जो असल में जो मार्चा मारा था, तो वो जो नया एसेट खरीदा है, वो जो नई गाड़ी खरीद के लाए डिलीवरी वैन, ठीक है, हाँ याद आया, वो जिसके बदले अपनी पुरानी डिलीवरी वैन दे दी थी हमने, हाँ हाँ वही वही, अच्छा 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 उसके पैसे देने हैं? हाँ जी उसके पैसे देने हैं। अच्छा ये लो कैश। अब ये कैश पे किया तो अब अकाउंटेंट के जहन में क्या आया? लो जी नई गड्डी आई है, ठीक है, नई गड्डी। अकाउंटेंट के जहन की बात कर रहा हूँ बेटा, मैंने ओरिजिनल एंट्री बता दी, आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग सिखाई हुई है। आप 2 महीने वाले अकाउंटेंट नहीं है, ना ही आप छुट्टियों वाले अकाउंटेंट हैं, आपको पता है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ उस अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ जिसने 2 हफ्ते की छुट्टियां कर ली थी और फिक्स एसेट वाला चैप्टर निकल गया था। तो उसने क्या कहा, लो जी एसेट खरीदा है नया, तो कैश पे हुआ है। वो पहले वाली बस क्लास पढ़ के घर चला गया था कि एसेट, जहाँ मैंने पहले दिन एंट्री लिखी थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करने का, लो जी नवा एसेट आ गया, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश पेड इन एन यूं लिख लो, नेट कैश जो पेड करते थे, कैश पेड इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन ही था बहरहाल, चलो लग भी रहा था ट्रांजैक्शन। इज wrongly बता दो, गलती बताई तो है अभी,
कैश पेड इज रॉन्गली, और क्या समझ गया उसको, नवा एसेट आया है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट तो करो ना, इज रॉन्गली डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। लो, अल्लाह तुम्हें पूछे, अकाउंटेंट अल्लाह तुम्हें दैत दे दे, बेहदैते, तो कैश पे हुआ है, कैश पेड की कोई बात नहीं कर रहा, तो कैश पेड इज करेक्ट, ठीक है। गलती क्या है, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। दिस इज रॉन्ग एंड सेकेंड इंपैक्ट इज साइलेंस, सो दिस इज राइट, सॉरी राइट, राइट में तो डब्ल्यू नहीं होता, ओके जी, ओके। बस काफ़ी है, ये 3 एग्जाम्पल्स फिलहाल काफ़ी हैं, इनको नोट करें, फिर इससे बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका टेबल बनता जा रहा होगा, आपका तो टेबल बनता जा रहा होगा, मेरा टेबल ज़रा इस तरफ आ गया। भाई नहीं पता कहाँ से आए हो तो मत बताओ ना, फजूल में ऐसे ही। आसपास वालों को तो पता लग ही गया होगा कम से कम, चलो मुझे नहीं पता लगा तो। अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, रहने दो, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है, रहने दो उसको इज़्ज़त में ही। क्यों बता रहे हो कहाँ से आना जाना है, या आना है और जाना है, क्यों कहते घर? आप नोट करें जी, मैं ज़रा मुज़ाकरात कर लूँ। कज़न की शादी होगी बेटा, तेरी रह जानी है, इसलिए तेरे गले पड़ जाना है। कज़न की शादी हो गई, अब तुम्हारा क्या? एक आध दिन में भी गुजारा चल सकता था, इतनी छुट्टियां कर डाली। थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी बेटा। आपको अपनी शादी में भी क्लास पढ़ के शामिल होना पड़ेगा। थोड़ा सा इस चीज़ को विजुअलाइज करें। ऐसे स्टूडेंट्स देखे हमने, ऐसे कोलीग्स भी देखे हमने, फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हमने, फिर उनको पास होते भी देखा हमने। मुझे तो ऐसा कोई तजर्बा अपना ज़ाती नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी है। कुर्बानी क्या होती थी, सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हो जाते थे। हमारे बहुत पुराने दोस्तों का एक ग्रुप है हमेशा से, जो हैं अभी भी हैं, छोड़ा किसी ने नहीं मुझे। वो 20 दिन तक इकट्ठे होकर घूमते फिरते रहते, मैं भी 2 दिन घूम लेता साथ उस वक्त। अब जब मैं फारिग हो गया हूँ तो वो 20 दिन के लिए आए, तो मैं भी कहता हूँ चलो यार 20 ही सही, उनको ऐसे अरेंज करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कज़न की शादी हुई और हफ्ता छुट्टी कर ली। तुम कितनी छुट्टियों के बाद आ रहे हो? और किस किस ने होमवर्क नहीं किया हुआ जी? कल वाला होमवर्क, अभी ताज़ा ताज़ा वाली बात भी हो जाए। कितने दिनों बाद आए हो? उसे पता ही नहीं है कितने दिनों बाद। बैठ जाओ आगे, कवर कैसे करोगे ये काम सारा? बैठो, तुम तो रहने दो, तुम तो ना ही करो कवर, बैठ जाओ बस, ठीक है। आज के बाद होमवर्क ना करके आना, तुम्हें कोई सज़ा नहीं है, तुम्हें आम माफ़ी है। अगली बार तुम खुद ही करने लग जाओगे होमवर्क। ओके, नोटेड। चलें जी, अब ये आपकी ये लिस्ट बनती जा रही है, ज़रा कंटिन्यू हो जाएगी इसी तरह से। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ ही दिन पहले पढ़ा, ठीक है। मैंने कहा था वो खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा दे, हम उसे कैपिटलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या बताया था? एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यानी एसेट को डेबिट करते हैं। और जो खर्चा एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट को मेंटेन रखे, ये सारी बातें छुट्टियों में हुई हैं, मेंटेन रखे, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, ठीक है जी। अब
जो कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां लिखा था वहां पे डेबिटेड टू एसेट लिखा था ना, जरा जाओ वहां पे डबल एंट्री पूरी लिखो, ऐसे जरा अच्छा लगेगा। कैपिटलाइज की जगह मैंने कहा था कैपिटलाइज लिखा था ना, कैपिटलाइज, तो उसके साथ एंट्री की जगह जगह बना के लिखो एंट्री, लिखो एंट्री। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नीचे जहां पे हमने कहा था बाय डेबिटिंग एसेट अकाउंट लिखा था ना, इसके नीचे पूरी एंट्री लिख लो ना, बाय डेबिटिंग एसेट अकाउंट को काट दो, पूरी एंट्री लिखो, लिखो एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे मैंने क्या लिखवाया था, बाय डेबिटिंग रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट, इसको काटना तो काट दो, नीचे एंट्री लिख लो, लिखो इसके नीचे एंट्री, क्या एंट्री बनेगी, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर तो नहीं, चलो कोई भी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। अब ये तो है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, सुनो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट होता तो रेक्टिफिकेशन करते। अब मैं गलती लिखने लगा हूं, ये टेबल उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाना, ओरिजिनल एंट्रीज की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल एंट्रीज कौन सी हैं, वो जो आपका ये कॉलम चला जा रहा है, ये चलता जा रहा है आपका कॉलम, आपका रजिस्टर है ना, मेरे पास बोर्ड खत्म हो गया तो ये यहां से बात इस तरफ को आ गई, प्लीज कंफ्यूज ना हो जाना। अच्छा, ये इधर कंटिन्यू हो गया। अच्छा, मैं अब कोई एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल समझ लेते हैं जी। हमने एसेट को ऐसा अपग्रेड दिया कि उसकी लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आउटपुट कुछ एक चीज बढ़ गई। अब ये कौन सा एक्सपेंस था, कैपिटल एक्सपेंस। ओरिजिनल एंट्री कर दो जरा, एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये क्या है जी, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री। हेडिंग अगर आप उस तरह से देते आ रहे थे तो इसकी हेडिंग दे सकते हैं, बाद में देख लेना क्या हेडिंग देनी है, फिलहाल जरा डिसाइड तो कर लें। अब ये है ओरिजिनल एंट्री, मैं बात कर रहा था रॉन्ग एंट्रीज की, ठीक है। तो क्या गलती सरजद हो सकती है आपसे इस केस में, बता सकते हो जी। एसेट बनाना था, गलती से एक्सपेंस बना गए, बहुत नॉर्मल सी गलती है, तो सबसे आसानी से सही यही हुआ करेगी, ठीक है। तो गलती पर्चे में लिखी हुई इस तरह से आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज wrongly treated as a revenue expenditure, ठीक है। ये समझ आ रही है, रेवेन्यू लिखा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मिसाल ले लेते हैं, से रिपेयर। हमने एसिड को जो है वो एक एसिड पे एक ऐसा काम किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई थी। अब उसकी एंट्री बनती थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, पर गलती से क्या कर गए, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है जी, ये भी एक गलती हो सकती है। तो wrongly treated as a revenue expense, revenue expend, टुंडे छुंडे पूरे कर लिए मैंने, सही लिखा हो, एक्सपेंडिचर से रिपेयर। ये लिखने के बाद अगली बात तो आपको पता लग गई होगी, ये अगर इस रुख को बात हो सकती है तो दूसरे रुख पे भी तो हो सकती है। क्या मतलब, एक रेवेन्यू एक्सपेंस था, मिसाल के तौर पे रिपेयर हमने करवाया था, ऑयल ट्यूनिंग चेंज कराई थी, आपने उसको एसिड कॉस्ट में नहीं डालना था, आपने एंट्री करनी थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट या मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट करना था प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, आप गलती से कर गए एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये दोनों तरह से गलती हो सकती है, तो ये एक रॉन्ग एंट्री की मिसाल है। इसके आगे मैं लिख लेता हूं एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, दूसरी बात अब लिखने की जरूरत नहीं है पर्चे में। ये लिखा हुआ कैसे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ऐसे लिखा हुआ आ जाए या यूं लिखा हुआ आ जाए इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज रॉन्गली चार्ज टू रिपेयर, रिपेयर इज रॉन्गली डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ये ऐसे लिख दे सीधा सीधा, या ये बात कर दे, आपको दोनों तरह से पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड, ऐसे भी बोल दे तो आपको पता है। एक्सपेंस लिख दे तब भी आपको, इन सबको पता है, एजाज आपको नहीं पता, ठीक है, तब भी आप लोगों को पता है। क्लियर है ये बात? ये हमने 1 2 3 कुछ एग्जांपल्स आ गई ना, 4, कुछ 1 2 आने वाले दिनों में भी आ जाएंगी, शायद ये भी मैक्सिमम ही, मेरे ख्याल से एक आधी और डाल देता हूँ, ये मैक्सिमम होंगी, इसके अलावा बात होने नहीं लगी ज़्यादा कोई इससे हट के। ओके, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं। अज्यूमिंग ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर 2019, ठीक है, और 15 दिसंबर 2019 था कि आपकी क्लास में तो ये वाले बेंच लगे हुए हैं, अज्यूम करते हैं किसी एक क्लास में यहाँ पर सीट्स रखी हुई हैं। अब सीट्स पे बच्चे ज़रा कम आते हैं, ठीक है, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, बेंचेस ज़रा बेहतर हैं, बच्चे सिमट के बैठ जाते हैं, क्लास सारी ऐसे बिल्कुल सिमट के सामने होती है, डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो लेट्स से मेरी क्लास में, मैं तो है सुबह से यहीं पे ही होता हूँ इस रूम में, बहरहाल लेट्स से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ जाके, वहाँ पे सीट्स रखी हुई हैं। जैसे गुलबर्ग में 2 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम जब पढ़ाने गया, 1.5 साल पहले, तो उस रूम में उसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे भी बेंच लगवा दें। ये मिसाल है अब, ठीक है, मिसाल ये है, एडमिन साहब को कहा गया कि आप जाएं और जाके फर्नीचर, इंटरवुड वालों को जाके ऑर्डर दे फर्नीचर का, कि इस रूम के लिए आप फर्नीचर बंदोबस्त कर दें, ठीक है। तो एडमिन साहब गए, एक तो एडमिन साहब बड़े मसरूफ लोग होते हैं, ये देखा आपने। एडमिन साहब गए और उन्होंने इंटरवुड वालों को कहा कि जी हमें वो फर्नीचर चाहिए। मैंने कहा कैसा? और जैसा पहले आपने बना के दिया बाकी क्लासेस के लिए। मैंने कहा नहीं फिर भी देख लो, नए डिज़ाइन भी आए हैं। उन्होंने एक बुकलेट दी, बुकलेट इस तरह एडमिन साहब ने खोल के दो, हाँ ये वाला ठीक है, ये आप तैयार कर दें, कब तक मिल जाएगा? उन्होंने कहा जी 1 महीने का टाइम चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद हम अपना फर्नीचर आके उठा लेंगे। अब एडमिन साहब बाहर निकलने लगे, इंटरवुड वालों ने कहा सर वो अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो काम शुरू कर लेते। आपको पता है हालात बड़े ख़राब हैं। ये नहीं कह सकता था कि तू नस जाना बाद च लैनी ना आते, बात समझ रहे हैं? ये भी तो कह सकता था भाई तू लैनी ना आवे बाद च फर्नीचर बना के रख दी, असी किनू बेचांगे, फिर पैक वाले को अपना फर्नीचर, स्कैन वाले को अपना, तुसी आओ ही ना राइज वाले, मैं फर्नीचर कितने करांगा। ऐसा तो एडमिन साहब माइंड भी कर सकते हैं, वो कहते रख अपना फर्नीचर अपने को, जा रहे हैं मैं भी जितों स्कैन वाले बनाने ना तो जाके बनवा लांगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो प्यार मोहब्बत से, अदब से मैनेजर ने कहा, सेल्स मैनेजर ने, सर वो अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो काम शुरू करवा देता। हालात आपको पता है आजकल नया पाकिस्तान है, तब्दीली आई हुई है, तो हम घबरा भी नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें हैं, आप ऐसा करें थोड़ा सा कैश जो है वो पे कर दें। अब सुनो, 15 दिसंबर 19 को राइज पेड एडवांस फॉर फर्नीचर अमाउंटिंग टू, पूछा उसने कितने का फर्नीचर है, मैंने कहा जी 1 लाख रुपए का सारा फर्नीचर बनेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा 1 लाख का फर्नीचर है। एडमिन ने कहा कितने पैसे फिर दे दें आपको? यही सर 20-30% जो इजीली हो सके, काम चलेगा, काम ज़रा शुरू हो जाए। मैंने कहा ठीक है, 30,000 दे लें, इजाज़त है। राइज पेड एडवांस फॉर फर्नीचर अमाउंटिंग टू, ये ऑन 15 दिसंबर 19, राइज पेड एडवांस फॉर फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹30,000, ठीक है। द बैलेंस विल बी पेड
द बैलेंस अमाउंटिंग टू ₹70,000 will be paid when a furniture will be received, that is on 15 जनवरी 2020। ठीक हो गया जी, सही है। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने आ गई। पहले ये सारा कॉन्सेप्ट होगा तो देखें ना, सारा कॉन्सेप्ट चीज़ों का हो तभी हम रेक्टिफाइंग एंट्री तो एंड पे आती है। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट शायद मुझे लगता है ये मिसिंग अभी तक ये बात शायद इस तरह से नहीं हुई हमारे साथ क्लास में। फटाफट एक छोटी सी एग्जांपल बना के हम कर लेते हैं। कौन सा मसला है, मुझे लग रहा है शायद हो भी सी पहले हुई भी बात। 15 दिसंबर 19 क्या एंट्री होनी चाहिए? 15 दिसंबर 19 फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। बोलो क्यों? अभी एसिड तो आया ही नहीं, एसिड आया नहीं तो एसिड डेबिट। देखो कैश का आना जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने काफी दफा ये एंट्री की, एसिड आ गया पैसे कोई नहीं देते तो क्या एंट्री करते थे? एसिड डेबिट पेबल क्रेडिट, यानी कैश का जाना इंपॉर्टेंट नहीं था। आज भी तो यही बात है, कैश चला गया तो क्या कहें? फर्नीचर आ गया, फर्नीचर तो 15 को आएगा, अभी तो एडवांस दिया है उसके अगेंस्ट, तो दिस इज नॉट डेबिटेड टू फर्नीचर। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। कुछ क्यों नहीं करना जी? कैश क्रेडिट हुआ है तो क्यों नहीं कुछ करना? ये कैश क्रेडिट हो गया है, कैसे ना कुछ करें हम? कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करें? एक 5 रुपए का रबर भी लें तो एंट्री करनी पड़ती है कैश में 5 रुपए क्रेडिट अकाउंटेंट्स को, तो कैसे ना रिकॉर्ड करें? आप कह रहे हैं कुछ ना करें। फर्नीचर डेबिट नहीं करना, ये तो मुत्तफिक, ये तो मैं भी मुत्तफिक हूं, पर इस क्रेडिट को कहीं तो डेबिट करना है। तो मुझे बताओ ये 30,000 से हमें कोई फायदा मिलना है या इसका नुकसान होना है? क्या फायदा मिलना है? फ्यूचर में फर्नीचर आएगा, ठीक है, फ्यूचर में फर्नीचर आएगा, और जब फर्नीचर आएगा तो लाख का फर्नीचर पैसे कितने दोगे? 70,000, ठीक है। तो यहां फर्नीचर डेबिट करने की बजाय सही काम क्या था? एडवांस फॉर फर्नीचर डेबिट करना था और कैश तो क्रेडिट करना था, वो तो बिल्कुल सही क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो फर्नीचर लिख के काटना ताकि याद रहे, ये फर्नीचर वाली गलती नहीं कर लेनी, ठीक है। फर्नीचर, पहले बात पूरी सुन लो फिर नोट करना, टाइम दूंगा जी। एडवांस फॉर फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, असल बात तो पूरी सुन लेना। ये जो पहली बार एंट्री जिंदगी में आती है ना, उसका नरेशन हम लिखते हैं। बताया था आपको नरेशन लिखने की आदत आहिस्ता आहिस्ता डालनी है आपने, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ? एडवांस फॉर फर्नीचर पेड, फॉर फर्नीचर तो लिखा हुआ है, एडवांस पेड, ठीक है। वैसे अगर आपको समझाने के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस फॉर फर्नीचर। अगर आपको समझाने के लिए ये बात लिखूं तो यही लिख लेना। पर्चे में इतना ही लिखना था, ठीक है। अब आपने समझने के पर्चे के लिए कितना काफी था? एडवांस पेड, दैट्स इट। नरेशन मांग ले तो। अब आपने समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पे, ये एंट्री कब हुई? एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर एडवांस अगेंस्ट फर्नीचर, ठीक है जी। ये एंट्री कर लिया आपने किस दिन? 15 दिसंबर को, ठीक हो गया। अब मेरे में लगा दो। नहीं, मैं खामोशी से कैसे ये काम कर सकता हूँ? तो ये शायद स्पीकर में मवासलाती मसाइल है। बाह्य स्पीकर को देख लो, कोई कनेक्ट तो नहीं करके इसके साथ चल रहा। वो टीए जैसे कह रहे हैं ना, मुझे लगता है वही कर रहे हैं। आसपास वाले खबर दो मुझे, ओके। खबर ये है कि 15 जनवरी आ गया। अभी तो नहीं आया, देखो ना, मैंने इसीलिए एग्जांपल ही ऐसे यूज की कि आप कहें जी अगला काम वो कब करना है, वो अभी नहीं है दरअसल। तो बहरहाल
थोड़ी देर के लिए समझते हैं। 15 जनवरी को जब फर्नीचर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर डेबिट कितने से? 30,000 से? ना जी ना, फर्नीचर तो आ गया पूरा। कैश क्रेडिट करने लगे, जेब से निकाला हमने 1 लाख, तो फौरन वो अच्छा इंसान आगे से बोला आपने कुछ एडवांस दे रखा था, तो वो एडवांस पहले एडजस्ट होगा। एडवांस फॉर फर्नीचर ये पहले क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 30,000 से। एडवांस फॉर फर्नीचर क्रेडिट। अब लाख वाले एसेट के अगेंस्ट 30,000 पहले से दिया हुआ था, एडजस्ट हो गया, बकाया अब क्या कर दोगे? कैश भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, बाकी फिर दे देंगे। बहरहाल कैश क्रेडिट कितने से? 70,000। ठीक है, तो ये क्या है? ये एडवांस क्या है? फिर ये एडवांस क्या है बोलो? ये एडवांस लायबिलिटी है ना हम पे। अभी तो आपने बताया कि इससे हमें फायदा होना है, तो फायदे की चीज लायबिलिटी नहीं होती, फायदे की चीज तो एसेट होता है। जैसे डेटर फायदा था क्या? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, हमने कहा था ये हमारा एसेट है, तो फिर ये भी तो फायदा है। क्यों फायदा है? क्या फायदा है? क्यों कहूं एसेट? इसके बदले में एसेट आएगा। ये राइट है, टू रिसीव है, कैश नहीं, एसेट बस। ठीक है, तो डेटर राइट टू रिसीव कैश था, एसेट कहा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेफिनेशन में चीजें बढ़ती जा रही है ना, गैर महसूस तरीके से। पहले दिन सिर्फ कहा था डेटर्स ये एसेट है, अब क्या? एडवांस फॉर फर्नीचर। एडवांस सप्लायर भी जिस तरह से होता है कि हमने किसी से चीजें लेनी है, हमने एडवांस में पैसे जमा करवा दिए, परचेजेस नहीं की अभी, तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे? एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट है, क्या एसेट है? राइट है टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। यहां पे भी राइट है टू रिसीव फर्नीचर इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये एसेट है। ये एसेट क्यों है? ये राइट टू रिसीव फिक्स्ड एसेट इन फ्यूचर है। ठीक है, आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये भी एसेट, आना भी एसेट। भाई दोनों की नेचर में फर्क है। ये जिस दिन आना है उस दिन डेप्रीशिएट होना शुरू हो जाएगा। ये कोई डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, ये 1 महीने का एसेट है, करंट एसेट में पड़ा होगा। ये नॉन करंट है, तो 10 साल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्क है दोनों के अंदर। तो ये है ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री सुन लें, बात पूरी सुन लें ताकि फिर एक ही बार नोट करें। तो ओरिजिनल एंट्री क्या है? सवाल में लिखा होगा एडवांस पेड फॉर फर्नीचर। हमने कहा अच्छा जी, एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट, एडवांस पेड फॉर फिक्स्ड एसेट से फर्नीचर हमारी एग्जांपल में। ठीक है, वही ले लेते हैं। एडवांस पेड फॉर फिक्स्ड एसेट वॉज, अब गलती क्या हो सकती है? वॉज जो गलती पहली बार ज़हन में आपके भी आ रही थी, ये क्लास ना पढ़ी होती, ये कॉन्सेप्ट ना होता, तो तब तक गलती हो सकती थी कुछ बच्चों से। वो क्या कहते? एडमिन आ कहता 30,000 रुपया दो अकाउंटेंट साहब। वो कहता क्यों? फर्नीचर का ऑर्डर दिया है। ओके अच्छा, फर्नीचर डेबिट, ये पकड़ो कैश क्रेडिट। ठीक है, अंग्रेजी लिखने की जगह नहीं छोड़ी। तो क्या एंट्री की? पहले एंट्री गलती लिखता हूँ जो पर्चे में लिखी होगी। पर्चे में लिखा होगा एडवांस पेड फॉर फिक्स्ड एसेट। हमारी एग्जांपल में क्या है? ये फर्नीचर। एडवांस पेड फॉर, मैं तो जनरल बात लिखती ना, एडजस्टमेंट में जो भी लिखा हुआ आ जाए। एडवांस पेड फॉर फिक्स्ड एसेट इज वर रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर, यूं लिखो बल्कि, इज रॉन्गली डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, वो हमारी एग्जांपल में वो तो है ही फर्नीचर। ये बात लिखने की बजाय यूं भी लिख सकता है वॉज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड। उसका मतलब भी क्या होगा? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिन्होंने पढ़ा है, घर नहीं गए थे कजन की शादी पे, उनको पता है क्या कैपिटलाइज से मतलब होता है डेबिटेड टू एसेट। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी? रॉन्ग एंट्री बन गई जी, करना था एडवांस डेबिट, कर गए
एसेट को डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। नोट कीजिए, ये अलग से एग्जाम्पल थी एक, ये क्लास एग्जाम्पल थी, ये ऑनलाइन वाले भाई ने नोट कर ली होगी ताकि हैंडआउट्स में लिख सकें वो। और अल्लाह करे आज के लेक्चर्स पूछ लें, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कितने हो गए वहाँ से, ताकि हम हैंडआउट की हेडिंग दे सकें आज वाले हैंडआउट की। सो क्लास एग्जाम्पल ये ऐसे ही बस हमने लिख ली थी, ये आप लिख लें। अब ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने एडवांस पेड फॉर फिक्स एसेट का पढ़ा, वो पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया। अब गलती क्या हो सकती है पॉसिबली, वो हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है जी। तो ये गलतियाँ सारी, रॉन्ग एंट्री सारी मैंने ब्लू से की हैं। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो बहरहाल मैंने एडमिन को अकाउंटेंट के पास भेजा, अकाउंटेंट की बेवकूफ़ियाँ सोचवाई, पर बस पहला दिन था। आज के बाद से हमेशा आपका क्या उसूल है, रॉन्ग एंट्री के बारे में आपने सोचना कभी नहीं है कि ये क्या हुआ। भाई हैंड आउट तो बांट दें, एक मुझे भी इनायत फरमा दीजिए। पसंद नहीं आ रहे तुम्हारे मुझे बिल्कुल भी, बहुत नुकसान कर लिया तुमने। कवर कैसे करोगे तुम? तुमने तो कल वाला टेस्ट भी नहीं दिया, इसका मतलब है छुट्टियां कितनी की हैं तुमने? नहीं जी, मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दी, इसीलिए आप लोग इतने निकम्मे लोग हैं कि आपने लेक्चर वाइज, अब आइंदा से ना लेक्चर वाइज, अब नया टॉपिक शुरू होगा ना तो होल लेक्चर तो आप लिखते आ रहे हैं, आप लेक्चर वाइज भी लिखा करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि ओवरऑल के अलावा लेक्चर वाइज भी हमें बताओ कि कितने लेक्चर्स हो गए उस टॉपिक के। ऐसे ही मैं सुकून से IAS 16 पढ़ाई जा, फिक्स एसेट डेफिनेशन पढ़ाई जा रहा हूँ, पता लगे बहुत दिन लगा दिए मैंने। कौन बताएगा मुझे ये बात? आप लोग। तो आज वाले लेक्चर नोट्स मैंने कोई नहीं लिखा लेक्चर नंबर, ओवरऑल का हमें पता था, फिक्स एसेट का लेक्चर नंबर कौन सा ये नहीं पता था। जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें, समझ आई है? अगर ये समझ आ गया तो रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी एक फनकारी होगी, 5 मिनट का काम है। इधर नहीं बैठे चिश्ती आए तुम? भाई हैंडआउट किसी को ना मिले हो, हैंडआउट्स किसी को ना मिले हो, 1 2, हाँ करवा लो करवा लो, जितने बच्चों के पास नहीं है करवा लो। हाथ खड़े करें, दोबारा गिनने दें मुझे हैंडआउट्स, 1 2 3 4 5 6 करवा लो जल्दी से। तुमने तो तुम्हें मिल नहीं गया हैंड आउट, 6 7 करवा लो जल्दी से, टोटल 6 7 हो जाए, टोटल 10 हो जाए। तुम्हें आ रही फजान? तुम्हें माजरत यार, उस तरफ चली एग्जाम्पल, वो प्लान नहीं थी असल में, प्लान सिर्फ यही था, इसीलिए मैंने मिडल में रखा ताकि दोनों साइडों को पूरा पूरा इंसाफ मिल सके। नजर आ रहा है? चलो जज़ाकल्लाह यार, तुम्हारी इस काविश पे जज़ाकल्लाह। ये बच्चे जो कोशिश करके बोर्ड का कोना देखते हैं ना, दुआ निकलती है इनके लिए दिल से। तुम तो रहने ही दो, तुम उधर बैठा करो या उधर बैठा करो। मैं सारी ज़िंदगी एंड पे बैठा हूँ। दोबारा जी, ये फीमेल स्टूडेंट्स की आखिरी लाइन में 2 3 मिसिंग हैं, यहाँ पर ये सारी लाइन ही रह गई थी।
एजाज कह रहा है मेरे पास भी नहीं हैंड आउट, पता नहीं क्या। और जी और किसी के पास हैंड आउट नहीं है? हाथ खड़ा करें। ये स्टार्ट में रो 1 और रो 3 दे दो बस, ठीक है। हाँ रो 3 में कोई बात नहीं, खैर है। ये रो 1 में भी दे दो, खैर मैं घर थोड़ी लेके जा रहे हैं, होगी कापियाँ, दे दो है ना। ये भी एंड पे दे दूंगा, किसी को भाई रह गया वो ये वाला ले लीजिएगा बस। ओके हो गया नोट? अच्छा जी, आपके सामने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा टॉपिक है फिक्स एसेट से रिलेटेड। बस इसमें पहले सवाल में आखिरी लाइन पढ़ें तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब फॉर 10% में सही करवा दूंगा, एक दो गलतियां इसमें हैं अंग्रेजी की, वो सही करवा दूंगा पढ़ते हुए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, क्योंकि वो मैंने अभी भी निकलवाया ना, कॉपी करवाई तो पढ़ नहीं सका। और दूसरे सवाल में देखें तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो या मेथड स्ट्रेट लाइन हो सकता है या WD हो सकता है। बाकी दो मेथड्स हैं सही, अभी पढ़ाया ही नहीं है, वो तो छोटे छोटे मेथड्स हैं। एक प्रैक्टिकली यूज़ होता है, दूसरा तो प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं होता। बहरहाल वो पढ़ेंगे, वो किसी वक्त में ऐसे ही पढ़ लेंगे 5-5 मिनट। जिस दिन भी किसी लेक्चर में 5 मिनट बच गए, वो मैं आपको कोई ना कोई मेथड करवा दिया करूँगा। वो बिल्कुल MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं दोनों, प्रैक्टिकली यही दोनों। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन। होमवर्क वाले क्वेश्चन को आज कतन हाथ ना लगाना, इसके आगे लिख लो टुमारो, ठीक है। इसको कल आपने होमवर्क में करना है, क्योंकि आज मैं बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। अभी 15 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट जो बचे हैं क्लास में, इसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक जो काम है रेक्टिफिकेशन का वो सिखा दूंगा, लेकिन इन सवालों की भी रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं होगी। शायद मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर जाऊं, बाकी सारी चीज़ें सारी बातें वो कल जाकर समझ आएंगी, ठीक है। मैंने आपको कहा था ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए। अब सवाल को ज़रा ऐसे ही देखते हैं। पहला सवाल जब हम करेंगे, इसमें कहता है फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर। अब ये किस दिन हुए हैं, किस दिन के बैलेंसेस हैं, ये सारी बहस मुबाहिसे ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, तफसील से करेंगे। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ ये है कि हम ओरिजिनल एंट्री और रॉन्ग एंट्री जो सीख चुके हैं उसको लिखने के काबिल हैं या नहीं, ये पता लग जाए हमें, ठीक है। तो ज़रा पढ़ के देखते हैं एडजस्टमेंट्स हैं क्या। नंबर 1, मशीन कॉस्टिंग 90, परचेज ऑन 1/7/2007। बस ये याद रख लो, हमारा साल 31 दिसंबर 12 है। बस हमारा ईयर क्या है, 31 दिसंबर 10, उसको एनसर्कल कर लें बेशक, 31 दिसंबर 10, ठीक है। बस अपना रेलेवेंट ईयर जहन में हो, 31 दिसंबर 10 टॉप पे लिखा हुआ है, कॉस्ट रिकमेंडेशन के नीचे कहीं पे भी लिख लें। ओके, मशीन कॉस्टिंग 90, परचेज ऑन 1/7/2007 पुरानी बात है, इज एक्सचेंज्ड विद अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 1.5 लाख ऑन 31/10/10। कैश ऑफ 12,000 इज पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन। अगली बात गलती है, द एसेट इज पता नहीं क्या, छोड़ो बाद में, स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन की ठीक है, फिलहाल आज पहला दिन है, रिक्वायरमेंट ए ही कर रहा हूं शुरू, लेकिन आज बेशक ऐसे ही कर लें जैसे करवा रहा हूं आपको, फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा कि क्या किया करेंगे। आज आप 3 कॉलम्स बनाएंगे अपने सफ़े के ऊपर, अगर बन सकें तो, ठीक है, बराबर के 3 कॉलम्स हों। पहले कॉलम की हेडिंग होगी ओरिजिनल एंट्रीज, जो कि वो है
जो आपने पढ़ रखा है, यानी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा रॉन्ग एंट्रीज का, वो जो सवाल में हुई पड़ी होंगी, हमने सिर्फ उनकी अंग्रेजी को लिख लेना है, ठीक है। और तीसरा कॉलम होगा रेक्टिफाइंग एंट्रीज का, जिसको सिर्फ आप खाली छोड़ दें, अभी उसकी हेडिंग भी ना बनाएं, मैंने अभी तक वो बात नहीं की आपसे, ओके। नाउ व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू इज, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी नहीं अच्छी लगती, जो मैं चाह रहा हूं इस वक्त आपसे वो ये है कि आप एडजस्टमेंट 1 की ओरिजिनल एंट्री कर दें अगले 1 मिनट के अंदर। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की एंट्री है जर्नल एंट्री, आप उल्टे हाथ से भी मार्कर पकड़ लेंगे ना, पेन पकड़ लेंगे, आप ये एंट्री कर लेंगे, मुझे पता है, और तुम वही खब्बे, ठीक है। जल्दी से एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन पड़ी है आपके सामने, कोई ऐसी कोई तोप चीज नहीं है उसके अंदर, एंट्री पता है, इधर देखो, चलो इतना काम मैं कर देता हूं। आपको ये कहा हुआ है अंग्रेजी वाली जर्नल एंट्री पहले लिख लिया करो, तो जरा वो बोल दो, मैं लिख देता हूं, इतना काम मैं कर देता हूं। बोलो बोलो बोलो, इधर भी देख लेते तो एंट्री पड़ी हुई थी, खुदा का खौफ करो। जी जी जी, चलें फिर करें, आप नजर आ गई है, जल्दी करें, 1 मिनट में। डाटा गिवन है, एक्यूमुलेशन गिवन होगी, नहीं होगी तो कैलकुलेट करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। एसेट को बस आप मशीनरी कह देना काइंडली, क्योंकि सवाल में वो मशीनरी है, अभी से ही मशीनरी कह देना। बाद में रेक्टिफाइंग एंट्री को जब पोस्ट करने जाएंगे तब अकाउंट्स में कल, तो तब आसानी होगी। तरतीब वही रखी है मैंने क्वेश्चन की, पहले मैंने ओरिजिनल एंट्री आपके सामने लिखी है, आप भी ऐसे ही करेंगे। और ओरिजिनल एंट्री के बारे में आपको क्या कहा था, इसका मतलब होता है ये होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये होना चाहिए था। और रॉन्ग एंट्री में क्या मतलब होता है कि ये हो चुका है, ये गलती से हो गया, ठीक है ना, तो ये हो चुका है, गलती से ही सही पर ये हो चुका है, क्या करें। तो रेक्टिफिकेशन तो बाद में देखेंगे, ये ज़रा कम ही छोटा ही कॉलम बन गया, थोड़ा सा लेंथ, ठीक है जी। चलें जी, ओरिजिनल एंट्री कितने बच्चों ने कर ली है, जल्दी करें, बाकी क्या कर रहे हैं पता नहीं। साथ को लैन नहीं लगती सीधी, बच्चों को सवाल नहीं होता, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी। इसलिए तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, डायग्राम ही नहीं बननी थी मुझसे, ग्राफ ही नहीं बननी। भाई हो गया है ये जो होना चाहिए था।
पता नहीं किधर खो गए बच्चे, पता नहीं किधर खो गए। काउंटिंग में खोते तो कुछ ना खोते। कज़नों की शादियों में खो गए हैं, अपनी शादियों पे रिस्क लेकर। एजाज मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आएगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सफेद बाल होंगे मेरे, ऐसा है? अच्छा। फिर तुमने कुछ दिन बाद कहना है सर मैं छुट्टी पे गया था। मैं खुशी से पूछूंगा अच्छा शादी की अपनी? कहेगा नहीं फिर कजन की थी। करते करते सारे कजनों की शादी हो जाएगी। ओके, तो सीए कर लो जरा ध्यान से जी। रॉन्ग एंट्री छोड़ो, पहले ओरिजिनल बताओ। ओरिजिनल एंट्री, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट करना है, एसेट को नए की कॉस्ट से डेबिट करना है, एसेट को ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। फिर चेक करेंगे बैलेंसिंग फिगर। पहले अंग्रेजी लिखने से फायदा क्या होता है? गलती के चांसेस कम, डाटा बस उठाते जाने। मशीनरी कॉस्टिंग 90 परचेज्ड ऑन काफी साल पहले इज एक्सचेंज विद न्यू मशीन। जी 90,000 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। विद अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 150। सब कुछ तो गिवन था, पता नहीं इतनी देर क्यों लगी। 1.5 लाख से मशीनरी को डेबिट। कैश ऑफ 12,000 इज पेड टू सेटल द, लो 12,000 से क्रेडिट। द एसेट इज डेबिटेड विद, हो तो बात की बात है। अच्छा अब हमें सिर्फ ये फिगर मिल जाए ना, वर्किंग 1 कर लेते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हम मिटाते जा रहे हैं ये चीज़ें। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, एडजस्टमेंट 1 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। डेट ऑफ परचेज थी 1 जुलाई। क्यों मैं शॉर्टकट की तरफ जा रहा हूँ? जान जुड़ाओ। डेट ऑफ सेल या एक्सचेंज क्या है? हाँ जी, वॉज एक्सचेंज्ड विद अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 31/3/10। हमारा साल है 31 दिसंबर 10। ईयर एंड दिसंबर है, 31 दिसंबर को जहन में लिए हुए याद करो। कोई बात नहीं करेंगे, बात भी वैसे ही करूंगा। 31 दिसंबर ईयर एंड को जहन में लेकर डेट ऑफ परचेज पे आते थे और इससे पूछते थे कि तुम्हारा 1 जुलाई 7 वाले एसेट, तुम्हारा पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 7 पे, तो ये 6/12। फिर 31 दिसंबर 8 तक, 31 दिसंबर 9, 31 दिसंबर 10, 3/12 जी। 2.3 साल ये एसेट हमारे पास रहा। बड़ा अरसा साथ निभाया इसने। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के लिए फॉर्मूले लिखने अब छोड़ दिए। डेप्शन ऑफ 1 ईयर क्या थी कॉस्ट मरहूम की? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन इनटू 2.75 ईयर्स जी। 24750। एक फिगर के निकलते ही हमारी ओरिजिनल एंट्री मुकम्मल हो जाती थी। 24750। गेन है लॉस है? लो जी फिर आ गया गेन। किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? तभी तो फौरन पता लगा है। वैसे तो अभी तजर्बा भी हो गया लेकिन तभी तो फौरन पता लगा प्रॉफिट वाला इधर किधर टूट गया। अच्छा आज क्या है? गेन जी। 72750 प्रॉफिट एंड वाई। साहब जरा आप वाई, आप इतने ज़्यादा फैले हुए हैं जी। मशीनरी का वाई हमने सुकेड़ दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग वाई वाई। दिस इज ओरिजिनल एंट्री। कितने बच्चों की ओरिजिनल एंट्री बिल्कुल सही थी? लो रॉन्ग एंट्री सिर्फ अंग्रेजी पढ़नी है। क्या कह रहा है फुल स्टॉप के बाद? द एसेट इज डेबिटेड विद, द एसेट इज डेबिटेड विद, द एसेट इज डेबिटेड विद, बोलो एसेट इज डेबिटेड विद कैश पेड। अच्छा चलो अब कैश पेड है कितना, तो फिर क्रेडिट किसको करें?
वो भाई जो चुप है तो वो तो चुप है, वैसे भी 12,000 कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता। जिस एंड के बारे में सवाल खामोश हो, जनरल रूल लिखवाया है, उसको हम क्या अज्यूम किया करते हैं, वो बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ है, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन हुई है, एडमिन आया, ओ भाईजान जरा 12,000 रुपया दे दो। क्यों, क्या हुआ? वो नई मशीन खरीदी, बताया तो था आपको, यही बताया था यहाँ पर। कैश पेड इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली डेबिटेड टू, आपके सामने अभी तक एंट्री ये मिटाई नहीं थी मैंने, जान के रॉन्ग अभी तक नहीं मिटाई मैंने, ओरिजिनल मिटाया हूं मैं, ठीक है, यही एंट्री है। सवाल में गलती लिखी हुई थी कि लाइन गलती की लिखी हुआ करेगी, ठीक है। तो मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, क्लियर ये बात? ओके, सेकंड एडजस्टमेंट, मशीनरी कॉस्टिंग 50 वॉज परचेज ऑन 1/4/6, वॉज सोल्ड ऑन 30/9/10 फॉर 8,000 एंड सेल प्रोसीड्स को क्या हुआ है उसको छोड़ो, ओरिजिनल एंट्री करो। अब 1 मिनट में करके दिखाओ एंट्री, हरी अप। सिंपल डिस्पोजल की जनरल एंट्री पता है क्या होती है? क्या होती है? अब मिट गई है ना, क्या होती है? एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट। एक लाइन ऊपर या नीचे छोड़ दो या दरमियान में जैसे छोड़ा करता हूं मैं वैसे छोड़ दो एक लाइन। ये खाली अंग्रेजी लिखोगे तो 1 मिनट में एंट्री हो जाएगी, जल्दी करो। तो मेरे ख्याल में तो असल फनकारी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ही है जो पक्का होना चाहिए, वरना तो अभी आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन में मैं आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्री करना सिखाऊंगा और अगला सवाल मैं होमवर्क में दे दूंगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, रेक्टिफिकेशन में कुछ है ही नहीं। असल तो साइंस ही ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। करना फिर यार, मेरा मुंह देख रहा है, हो गया? यार एक तो तुम इतने दिनों बाद आते हो, ऊपर से रात वालों को तंग भी करते हो। हाँ, क्यों तंग कर रहे हो तुम्हें? यार तुम मुझे लगते तो नहीं है ऐसे। नहीं, मुझे तो बातों का भी पता है, शक्ल से तुम भी शरीफ आदमी लगते थे शुरू में मुझे। तुम बेशक होमवर्क ना किया करो, तुम्हें वैसे छुट्टी मिल गई है, टेस्ट भी ना दिया करो, होमवर्क भी नहीं करो, छुट्टियां भी किया करो, मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें आज के बाद, मेरी बला से। मैंने आग कर दिया है तुम्हें ज़हनी तौर पे अपनी क्लास से, मैं रुस गया हूं तुमसे। कोई चक्कर ही नहीं। ओके, होगी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कितने देखें? मशीन कॉस्टिंग 50 वाज परचेज कुछ साल पहले, इज डिस्पोज्ड ऑफ सोल्ड ऑन 30/9/10 फॉर 8,000। रह क्या गया? सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने बच्चों ने ये एडजस्टमेंट कर ली है? ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक इतना सिंपल काम है कि ये आपका होमवर्क है वर्किंग 2 करना। मुझे एक्यूमुलेशन की फिगर बताएं। 22,000। ये नोट कर लें जिन बच्चों की नहीं निकली थी ये फिगर। कितने बच्चों की ये फिगर नहीं आई? नहीं आई, कैलकुलेट की और नहीं, छुट्टियों वालों को तो हाथ रहे नहीं आई ये फिगर। ओके, चेक कीजिएगा, फिगर सही वाली लिख लें और वर्किंग 2 में परफॉर्म कीजिएगा। कोई एक आधा महीना ऊपर नीचे है, एक आध महीना ऊपर नीचे, ठीक है। यकम अप्रैल 6 को खरीदा था हमने, तो पहले साल में 9 महीने, फिर 7 का पूरा साल,
8 का पूरा साल, 9 का पूरा साल और 10 में 9 महीने, तो इंशाल्लाह ये 22,500 निकल आएगा। ओके जी, गेन या लॉस कितना? 19,500 डेबिट बैलेंसिंग आ गया। ओके ओके, हरी अप एंड डू। ओके नहीं, बाद में, पहले रॉन्ग एंट्री भी करवा दो। रॉन्ग एंट्री क्या कहता है? एंड के बाद गलती पड़ी है, सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू मशीनरी। जी वो एग्जांपल्स पहले ही बात कर ली है मैंने, जो पॉसिबली आ सकती हैं फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स, वो मैं पहले ही एग्जांपल्स में आपके साथ बात कर गया हूं। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बेटा, सेल प्रोसीड्स वर, अच्छा सॉरी, सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हो सकता है जी, किया था हमने ये एरर भी कहीं, कैश डेबिट एसेट क्रेडिट, दो ही तरह की बातें हो सकती थी ना, या कैश डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। हो गया, फिर जो होना सी की कर सकते हैं हम, बताओ जी। होना सी जो ओ हो चुका 8,000, ये तो हो चुका है जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की बजाय, सॉरी कैश डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट्स क्रेडिट करने की बजाय उसने मशीनरी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू मशीनरी, तो रॉन्गली को लिख लिया, दूसरा हमने, वो जनरल रूल है, अज्यूम करना सही है। ठीक है, हरी अब थर्ड एडजस्टमेंट करें। अगेन सिंपल, कोई मसला नहीं है, मसला कोई नहीं होता सवाल में, तुम लोगों के सोचने में मसला होता है। जरा पता कर लो, कल वाला टेस्ट नोट ट्रैकिंग उसका सलूशन मौजूद है, ठीक है, फोटोकॉपियर के पास, और टर्म टेस्ट का भी पता कर लो जल्दी से, जल्दी से। नहीं है ना तो बेहतर तुसी कर लो ना पता, तुसी अमजद ने मेरे को पूछ रहे हो, बाद से पूछ लेना। जगह छोड़ी हुई है ना, करेंगे। सोलह बज के 5 मिनट हो गए हैं, 14:05। ओके, टाइम तो फौजियां ही लाया अब्बा जी, ऐसे इस टाइम से गल करते होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कहते होंगे उमर 14:05 पे तुम टेबल पे होना है, और 16:06 पे। ओके जी, ओके इधर देखें, मशीन परचेज ऑन 1/1/8, भाई मेरा अपना ज़ाती तजर्बे है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मशीन परचेज ऑन 1/1/8 हैविंग अ कॉस्ट ऑफ, पुरानी बात है, 10,000 की एक मशीन खरीदी थी, तो 10,000 क्रेडिट, इज सोल्ड ऑन 30 जून 10 एट अ गेन ऑफ 3,000। लो जी, कर लो कमाई। ना हमें एक्यूमुलेशन का पता है ना कैश का पता है, अब क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस का तो पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो पता है। चलो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन जाना है, तो गेन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया करता है या क्रेडिट? इधर देखो, पहले जो बैलेंसिंग निकालते थे ना, आज वो गिवन है कितना, बस इतनी सी बात थी इस एडजस्टमेंट में। ऐसा भी तो हो सकता है, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है हमेशा कैश आता है, कभी गेन आ जाए। जब कैश नहीं दे और गेन दे दे तो बैलेंसिंग यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे वर्किंग 3 में एक्यूमुलेटेड एक्शन कैलकुलेट करके दे दो, 2500, इसको नोट कर लें। एक्यूमुलेशन की वर्किंग अब मैं नहीं करवा रहा, इतना आसान काम, ठीक है जी। अब आज पहली बार ऐसा हुआ है गालिबन हमारी क्लास में कि कैश की फिगर बैलेंसिंग निकल रही है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। 10,000, तो कितने बच्चों ने 3,000 को कैश ही ले लिया था, वो हाथ खड़ा करें। ओके, समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? गड़बड़ समझ आ गई? चले, नहीं, गेन का मतलब गेन ही है बेटा,
कैश रिसीव्ड 13,000 का मतलब अगर तुम कहना चाहो तो वो तो शायद इनको नेट करने के बाद आप वो गेन के साथ कर सकते थे बात, लेकिन बहुत फजूल बात है वैसे, जिस तरह भी सोचा नहीं जा सकता, जिस तरह कोशिश की मैंने सोचने की, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपनी गलती को सही मत साबित करो, ये सोचो कि क्या गलती हुई हमसे। जी ये हो गई एंट्री ओरिजिनल। रॉन्ग में क्या कहता है? द सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? 10,500। हाँ क्योंकि बेटा उसने ये नहीं कहा था कि 3,000 कैश पेड है। सवाल पढ़ो ना एक बार, बस फिगरें पूरी कर दो, ये आ गया कैश ही होना है। पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है, वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000। गेन या लॉस तो हम बैलेंसिंग निकालते थे, आज सवाल में गिवन था। एक मिनट, एक एंट्री देख के निकल जाना, एक एंट्री देख के निकल जाना। क्लास होती है ना तुम्हारी कहीं? अच्छा अच्छा पिछले बंदे को नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ओके सुने लास्ट बात जो कोशिश करनी है अब, ये क्या है जी? ये होना चाहिए था और ये हो चुका है। ये ओरिजिनल रॉन्ग में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर? चले अब रेक्टिफिकेशन का तरीका सुने, बहुत आसान काम। थर्ड से शुरू करते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ। देखें, आपकी ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री में कोई फिगर टिक होने से नहीं रहनी चाहिए, कोई फिगर टिक होने से ना रहे, एक तो ये बात ज़हन में रखना, ठीक है? अब सवाल क्या है? सवाल मैंने ऊपर रेड कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है? अब कैसे होगा सवाल, सब ध्यान से देखें, बहुत आसान काम है लेकिन ऐसे ही करना है। प्लीज कहीं पे भी तेजी नहीं दिखानी, जिंदगी में टार्जन नहीं बनना, ऐसे ही करना है जैसे समझा रहा हूं। फिर देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500 से डेबिट, ऊपर और लाल वाली बात तो पढ़ो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500 से डेबिट होना चाहिए था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 2500 से डेबिट नहीं हुआ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 2500 से डेबिट कर लो। मसला क्या है? गलती सही। 1 by 1 हर फिगर टिक होनी चाहिए। ये देखो, फिर सुनो, एक नजर फिर देख लो। ये देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500 से डेबिट होना चाहिए था, ओरिजिनल एंट्री, लेकिन 2500 से डेबिट नहीं। तो क्या करना चाहिए फिर? जो काम होना था नहीं हुआ, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, अभी बहुत टिक रहते हैं। इधर देखो, टिक, कैश 10,500 से डेबिट होना चाहिए था, कुछ ना करो। 10,500 से कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। 10,500 से गलती में ही सही, जो कभी कभी ऐसा होता है, गलती में मतलब वो काम कर जाते तो करना होता है, तो बस फिर क्या करोगे? पहले उस गलत को फिर दोबारा गलत करके फिर सही करोगे? नहीं, गलती में कभी कभी काम सही काम हो जाता है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10,500 से, डेबिट हो चुका 10,500 से, तो कुछ ना करो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेक्टिफिकेशन चल रही है। ओके, आगे बढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 3,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 से क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या करोगे? बोलो, ये काम जो होना था वो नहीं हुआ तो कर लेंगे। ठीक हो गया? सही है, आगे बढ़ो। एसेट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 10,000 से। एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ 10,000 से, तो जो होना चाहिए था नहीं हुआ वो कर लेंगे। एसेट मशीनरी अकाउंट कितने से? 10,000 से। अब एक रह गया टिक,
सेल्स क्रेडिट हुआ पड़ा 10,500 से, हैं? सेल क्रेडिट, सेल चीजें बेची हैं, सेल्स गुड्स, सेल्स बेची, गलती है ये, गलती में सेल्स क्रेडिट हो गया है। अब कोई चीज गलत क्रेडिट हो जाए, कैश ये उसमें पड़ा था VRS में, ये गलत क्रेडिट हो जाए तो सही करने के लिए क्या करते हो? डेबिट। तो क्या करोगे? गलत सेल है, सेल रिकॉर्ड हो गई है 10,500 से क्रेडिट हो गई है, गलत है, सही करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, निशानी क्या होगी? डेबिट क्रेडिट सेम हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा रेक्टिफाइंग एंट्री में, ठीक है। वैसे सबसे आसान तो शायद ये थी। चलो यहां से काम शुरू हो गया। अब बाकी आपने परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ एक नज़र देखनी है, क्योंकि घर पे आप ये करके आएंगे। कल मैं सिर्फ ये वाला कॉलम बनाऊंगा, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है, और उससे आगे कहानी चलाऊंगा, ठीक है। अब सुने सुने सुने, नज़र देख तो लें जरा, इधर देखें, जल्दी से कर रहा हूं। एक्यूमुलेशन 22,500 से डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लें, ठीक है। नोट मत करें, फायदा नहीं है, नोट मत करें हाजी साहब, नोट ना करो, फायदा नहीं है। अब ये देखना, ये टेस्ट है ना, ये भी और अगला सवाल भी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, सिर्फ ओरिजिनल एंट्री लिखनी है, रॉन्ग एंट्री लिखनी है और रेक्टिफाइंग की कोशिश करनी है, दैट्स इट, ओके जी। एक्यूमुलेशन डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लो, टिक। कैश डेबिट होना चाहिए था 8,000 से, हो गया 8,000 से, हो गया बेटा, हो गया, हो गया। नो सर। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए था 19,500 से, डेबिट नहीं हुआ, कर लो डेबिट 19,500 से। मशीनरी 50 से क्रेडिट, ये गौर से देखना, मशीनरी 50 से क्रेडिट होना था, मशीनरी गलती में सही 8 से क्रेडिट हो गया, तो मजीद कितना क्रेडिट कर दोगे? 42,000 से मशीनरी क्रेडिट, टोटल देख लो, सही होगा। इस एंट्री में पता क्या करोगे? इनको नेट कर लेना, और नेट में सोचना ये एसेट 150 से डेबिट, 90 से क्रेडिट होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं एसेट नेट में 60 से डेबिट होना चाहिए, जान छुड़ाओ, ठीक है। तो एसेट 60 से डेबिट होना चाहिए था, दोनों को मिलाकर सोच लो, और 12 से डेबिट हो गया, बाकी डेबिट कर दें, हो जाएगी एंट्री इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा। ये दोनों सवाल आपका होमवर्क हैं, दोनों सवाल, इनमें सिर्फ ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करना है और कुछ नहीं सोचना, कोई लेजर नहीं बनाना, कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़नी कोई और, ओके। बस दोनों सवालों की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। अल्लाह हाफिज।